नमस्कार। आज ना सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प और पेचीदा मामला देखते हैं। सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी। जी, ये मामला काफी अहम है। इसमें सवाल ये उठता है जो शायद विदेश में बसे कई भारतीयों के मन में आता होगा कि भाई अगर आप बाहर सेटल हो गए, नागरिकता भी ले ली, तो क्या इंडिया का हिंदू विवाह अधिनियम आप पर लागू होगा? बिल्कुल। मतलब भारतीय कानून की पहुंच कहां तक है, खासकर पारिवारिक मामलों में? हाँ, हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट का 15 जुलाई 2013 का फैसला है। इसी के जरिए आज अधिवास या डोमिसाइल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पर्सनल लॉज कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला कुछ ऐसा है, एक कपल है, शादी भारत में हुई हिंदू रीति रिवाज से। ठीक। फिर वो स्वीडन चले गए, वहां की नागरिकता भी ले ली उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ओके, तो काफी घूमना फिरना हुआ। हाँ, फिर कुछ टाइम बाद पत्नी बच्चों के साथ इंडिया लौट आई। और उन्होंने मुंबई फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जुडिशियल सेपरेशन और बच्चों की कस्टडी के लिए अर्जी डाल दी। जुडिशियल सेपरेशन मतलब कानूनी तौर पर अलग रहना, पर तलाक नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पति का मेन ऑब्जेक्शन क्या था? हाँ, ये जरूरी है। उनका कहना था कि वो अब भारत के अधिवासी मतलब डोमिसाइल्ड नहीं रहे हैं। हाँ, वो दावा कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया उनका पसंद का अधिवास बन गया है, यानी डोमिसाइल ऑफ चॉइस। हाँ। और इसीलिए उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता और मुंबई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। अच्छा, तो सारा दारोमदार इस अधिवास शब्द पर आ गया। एग्जैक्टली। हाँ, तो देखिए, ये अधिवास का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये सिर्फ नागरिकता या आप कहाँ रह रहे हैं वो नहीं है। मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो मूल अधिवास जो जन्म से मिलता है, जैसे हम सबका भारत का है। हाँ, ज्यादातर। फिर होता है पसंद का अधिवास जो आप चुनते हैं, और एक कानून द्वारा संचालित अधिवास। ओके, तो पसंद का अधिवास कैसे बनता है? इसके लिए 2 चीजें साबित करनी पड़ती हैं। एक तो किसी नए देश में अनिश्चित काल तक, मतलब परमानेंटली रहने का पक्का इरादा। सिर्फ कुछ साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए। जी, और दूसरा ये भी दिखाना होगा कि आपने अपना पुराना यानी मूल अधिवास छोड़ने का साफ इरादा कर लिया है। छोड़ने का इरादा भी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ दूसरे देश में रहना या वहाँ की नागरिकता ले लेना ही काफी नहीं होता। अच्छा, तो इस केस में पति ने ऑस्ट्रेलिया वाला अपना दावा साबित करने के लिए क्या सबूत दिए? कुछ तो दिया होगा। हाँ, उन्होंने कुछ चीजें पेश की, जैसे 18 महीने का रेंट अग्रीमेंट था ऑस्ट्रेलिया में। 18 महीने, ठीक है। बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाया था वहाँ, और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई भी किया हुआ था। तो ये तो सुनने में ठीक ठाक कदम लगते हैं। मतलब कोई अगर कहीं बसना चाहे तो ऐसे ही तो करेगा। सही बात है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने इनको काफी नहीं माना। क्यों? कोर्ट ने कहा कि 18 महीने का रेंट एग्रीमेंट तो एक लिमिटेड पीरियड है, वो अनिश्चित काल का इरादा नहीं दिखाता। अच्छा। उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता भी नहीं थी, और पति ने खुद माना कि उनका वीजा सिर्फ एक लॉन्ग टर्म परमिट था, कोई डोमिसाइल डॉक्यूमेंट नहीं। ओके। और सबसे अहम बात जो मैंने पहले कही थी, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे ये पता चले कि पति ने अपना भारतीय मूल अधिवास कब और कैसे छोड़ा था। मतलब वो छोड़ने वाला इरादा साबित नहीं हुआ। बिल्कुल। उसके बिना कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में बसने की इच्छा को बस एक ख्वाब जैसा माना, जिसे अभी साबित करना बाकी था। समझ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1, 2 और 2 को देखा। उन्होंने साफ कहा कि ये एक्ट उन हिंदुओं पर लागू होता है जो भारत में डोमिसाइल्ड हैं, भले ही वो इंडिया से बाहर रहने हो। हाँ, भले ही वो बाहर रह रहे हो। डोमिसाइल की शर्त ये पक्का करती है कि व्यक्ति का भारत से एक नेक्सस यानी जुड़ाव बना रहे। अच्छा, ये नेक्सस जरूरी है कानून के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के लिए? जी, संविधान के आर्टिकल 245 के तहत ये जरूरी है। कोर्ट ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये कानून दुनिया के हर हिंदू पर लागू होगा, चाहे उनका डोमिसाइल कहीं का भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी हो, हिंदू हैं तो एक्ट लागू हो गया। डोमिसाइल भारत का होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मन में एक सवाल आता है, कोई दूसरे देश का नागरिक बन गया, सालों से वहीं रह रहा है, फिर भी सिर्फ इस डोमिसाइल की तकनीकी परिभाषा की वजह से उस पर भारत का कानून लागू हो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये दिखाता है कि ये मामले कितने उलझे हुए हो सकते हैं। पर देखिए, कानून की नजर में ना डोमिसाइल नागरिकता या रहने की जगह से अलग है। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति के स्थायी घर से जुड़ा है।
जब तक कोई कानूनी तौर पर यह साबित नहीं कर देता कि उसने अपना पिछला स्थायी घर यानी मूल अधिवास छोड़ दिया है और नया वाला बना लिया है। हाँ, और नया स्थायी घर यानी पसंद का अधिवास बना लिया है, तब तक कानून की नजर में उसका मूल अधिवास ही चलता रहता है। और इस केस में पति ये साबित नहीं कर पाए। जी, वो ये साबित करने में नाकाम रहे। अच्छा, उनका एक और तर्क भी था शायद, स्वीडन वाला, क्योंकि वहां की नागरिकता थी उनके पास। हाँ, एक वैकल्पिक तर्क दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो स्वीडन को अधिवास माना जाए। उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे भी नहीं माना, क्योंकि उनका मुख्य जोर और दावा तो ऑस्ट्रेलिया के डोमिसाइल का था, जिसे वो साबित नहीं कर सके। ओके। तो मूल अधिवास छोड़ने का सबूत न होने की वजह से कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि पति और पत्नी दोनों कानूनी तौर पर भारत के ही अधिवासी माने जाएंगे। तो मतलब बॉटम लाइन ये हुई कि हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू होता है। हाँ, और पत्नी ने जो मुंबई फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी वो सुनने लायक है, मेंटेनेबल है। बिल्कुल सही, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में सिर्फ रहना या नागरिकता ले लेना ही आपको भारतीय पारिवारिक कानूनों के दायरे से बाहर नहीं कर देता। सही। आपको ये साबित करना होगा कि आपने भारत को स्थायी रूप से छोड़ने का पक्का इरादा बना लिया है। और जैसा इस केस ने दिखाया, ये साबित करना आसान नहीं है। बिल्कुल, अधिवास सिर्फ पता बदलना नहीं है, ये इरादे का सबूत मांगता है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है, लोग कई देशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिवार फैले हुए हैं। हाँ, आजकल ये बहुत आम है। तो भविष्य में अदालतें अधिवास की इस पुरानी थोड़ी सख्त अवधारणा को कैसे देखेंगे? क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा, खासकर जब परिवार कई देशों से जुड़े हों? जी, और इस डिजिटल दुनिया में जहां हम कहीं से भी जुड़े रह सकते हैं, अपनी मातृभूमि को स्थायी रूप से छोड़ने के इरादे को साबित करने के तरीके कैसे बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है।